हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम एक रीसेंट केस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को लेकर डिसीजन आया था। तो जैसे कि नेशनल लेवल के इलेक्शन जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट लेवल के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, इन सबको देखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है जो कि इन सारे इलेक्शंस को एडमिनिस्टर करती है। वैसे ही अगर पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के कोई इलेक्शंस होते हैं तो उनको एडमिनिस्टर करने के लिए जो बॉडी बनाई गई है उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो अब इस स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 243 के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है। तो हमारा आर्टिकल 243 के ये बोलता है कि जब भी पंचायत के इलेक्शन होने होंगे तो उनके डायरेक्शन के लिए, कंट्रोल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा और इस स्टेट इलेक्शन कमीशन में एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा जो कि गवर्नर अपॉइंट करेगा। अब सिमिलरली ही अगर म्यूनिसिपैलिटी में भी होगा तो भी हम जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है वो म्यूनिसिपैलिटी के भी इलेक्शंस को देखती है। और ये बताया गया है आर्टिकल 243 जेड ए में। आर्टिकल 243 जेड ये बोलता है कि अगर म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होंगे तो वो इलेक्शन भी 243 के हिसाब से ही होंगे और उनको भी एक स्टेट इलेक्शन कमीशन ही देखेगी। तो अब ये केस हमारा गोवा के म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन से रिलेटेड है। तो गोवा में होने थे म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन, इसके लिए विमेन और एससी एसटीज के लिए भी एक अलग रिजर्वेशन होता है जो कि गोवा के म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में ही बताया गया था और वो आर्टिकल 243 टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो हमारा आर्टिकल 243 टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जब भी म्यूनिसिपैलिटी के या फिर पंचायत के जब भी इलेक्शन होने होंगे तो उस टाइम पे हम एक रिजर्वेशन करेंगे सीट्स का, विमेन के लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए। तो अब इसी के हिसाब से हर एक स्टेट के जो रिस्पेक्टिव म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट या फिर पंचायत के एक्ट हैं उनमें रिस्पेक्टिव सेक्शंस अलॉट किए गए हैं ताकि विमेन या एससी एसटीज़ की सीटों के लिए रिजर्वेशन हो सके। तो अब गोवा में हुआ ये कि गोवा में जब म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन होने थे तो उस टाइम पे विमेन के लिए और एससी एसटीज़ के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाना था वो नहीं दिया गया। अब इसी की वजह से 9 रिट पिटिशंस फाइल करी गई हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा पे। अब जब ये केस पहुंचा हाई कोर्ट पे तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो आपने रिजर्वेशन नहीं दिया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट बताया गया है आर्टिकल 243 टी में कि हाँ भाई रिजर्वेशन होना चाहिए सीट्स का, उसके अगेंस्ट है और इस वजह से इसको हम गलत मान रहे हैं और जो ये इलेक्शंस हुए हैं ये गलत है क्योंकि आपको रिजर्वेशन देना चाहिए था। तो अब इस हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसके खिलाफ एक स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करी गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि हाई कोर्ट के पास पावर ही नहीं है कि वो इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर कर सके। और ऐसा स्टेट ने इसलिए किया क्योंकि आर्टिकल 243 जेड जी को अगर हम देखें तो वो बात करता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स एंड इलेक्टोरल मैटर्स। और उसका सब क्लॉज ए जो है वो ये बताता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलॉटमेंट ऑफ सीट को लेके अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी सो दैट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। मोर ओवर आर्टिकल 243 जेड जी का क्लॉज बी ये कहता है कि कोई भी इलेक्शन टू एनी म्यूनिसिपैलिटी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ओनली थ्रू एन इलेक्शन पिटिशन। और अगर इलेक्शन पिटिशन फाइल नहीं हो रही है तो आप उसको क्वेश्चन में नहीं ला सकते किसी भी कोर्ट में। तो बेसिकली स्टेट ने यही आर्ग्यू किया कि हाई कोर्ट में जो भी फाइल हुई थी वो सारी रिट पिटिशंस थी और कोई भी इलेक्शन पिटिशन फाइल नहीं हुई थी। एंड मोर ओवर अगर आप रिजर्वेशन और सीट्स की बात कर रहे हो तो उसको तो आप किसी भी कोर्ट में इन क्वेश्चन ला ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने किया है वो साफ साफ इंटरफेरेंस है और इस वजह से हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर देना चाहिए। अब इसके खिलाफ हमारे जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने बेसिकली अपना आर्ग्यूमेंट ही कन्वर्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल, अगर आप ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आर्टिकल 243 जेड जी का उस पर बार लग जाएगा तो उन्होंने कहा कि हम ये आर्ग्यू ही नहीं करेंगे। तो बेसिकली रिस्पोंडेंट्स ने एक नया आर्ग्यूमेंट यहाँ पर लिया है और वो नया आर्ग्यूमेंट ये था कि जो इलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल मैटर्स, सो बेसिकली इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसको आप नहीं क्वेश्चन कर सकते। लेकिन अगर आप इलेक्टोरल प्रोसेस के पहले की कुछ बात कर रहे हो तो वो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में। तो उन्होंने पहले की ये बात करी कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कि गवर्नर अपॉइंट करता है, वो जो आपने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो बनाया है वो आपने गलत बनाया है। और क्योंकि आपने जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ही गलत बनाया है तो जो आगे का पूरा इलेक्शन प्रोसेस है वो इलेक्शन प्रोसेस ही गलत है क्योंकि जो कंडक्ट करवा रहा है वही कंडक्ट करवाने वाली अथॉरिटी ही गलत है। तो बेसिकली रिस्पोंडेंट्स ने यहाँ पर ये आर्ग्यू किया सुप्रीम कोर्ट में।
तो अब सुप्रीम कोर्ट में थी हमारी 3 जज बेंच, जो थी जस्टिस आर.एफ. नरीमन, जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की। अब हमारे यहाँ पर जजेस ने यही देखा कि रिस्पोंडेंट्स ने जो आर्ग्यू किया है आर्टिकल 243 के बारे में, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगी और उसके अंदर होगा एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, और जिसको अपॉइंट करेगा गवर्नर। और जो ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा ये डायरेक्शन, कंट्रोल और ये सब कुछ देखेगा जो भी वहाँ पर इलेक्शन होंगे म्यूनिसिपैलिटी के या फिर पंचायत के। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये देखा कि गोवा में हुआ ये था कि यहाँ पर जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इनको अपॉइंट करना था, तो इन्होंने यहाँ पर जो उनके स्टेट का लॉ सेक्रेटरी था उसको ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया। अब जो लॉ सेक्रेटरी होता है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है, तो वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। और अगर आप ये देखेंगे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ही कोई म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बायस क्रिएट हो सकता है कि जब वो स्टेट गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय है और वो खुद ही इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है, तो यहाँ पर वो इलेक्शन रिग भी कर सकता है कि किसी तरीके से जो हमारी स्टेट पे गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट जीते। और इसी वजह से जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन आ गया प्रेजेंट केस में कि जो ये लॉ सेक्रेटरी को ही यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया, ये सही था या नहीं था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अगर जो इंसान जिसको एक इम्पॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के लिए, अगर हम वो एक एडिशनल चार्ज दे दें किसी दूसरे इंसान को जो कि गवर्नमेंट के अंदर ही काम करता है, तो वो कहीं ना कहीं मौकरी है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की। कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 243 हमें ये भी बताता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव किया जाए, और उसका जो रिमूव का प्रोसेस है वो प्रोसेस एकदम सेम है जैसे कि आप किसी हाई कोर्ट के जज को रिमूव करते हो। तो अब हाई कोर्ट का जज का रिमूवल का प्रोसेस अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के प्रोसेस से सेम है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और ये बिल्कुल भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं है। क्योंकि जैसे कि हाई कोर्ट ऑफ जज, जो हाई कोर्ट का जज होगा उसकी पोस्ट एग्जीक्यूटिव नहीं है, सिमिलरली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की भी पोस्ट एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट खुद ही एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर का यहाँ पर काम ये है कि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी देखेगा कि कैसे इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी पे, और अगर वो खुद ही स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं को फेवर करेगा। और ये तो जो हमारा पूरा इलेक्शन का प्रोसेस है जिसको हम फेयर रखना चाहते हैं, उसके खिलाफ तो ये मौकरी हो गई। और इस वजह से कोर्ट ने कहा कि जो आपने एडिशनल चार्ज दे दिया है लॉ सेक्रेटरी को, ये फ्लाउट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को, जो कि आर्टिकल 243 में साफ साफ दिया गया है। कोर्ट ने इस केस के थ्रू ये साफ किया एकदम कि इसके बाद से अगर कभी भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जा रहे हैं आर्टिकल 243 के तहत, तो वो इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे जो ऑफिस नहीं होल्ड कर रहे होंगे किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए हैं और तब भी वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ का काम छोड़ेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का काम लेंगे। तो फाइनली कोर्ट ने यही कहा कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट है वो एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है, और आप किसी भी एग्जीक्यूटिव के इंसान को या फिर जो गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है ऐसे इंसान को एक एडिशनल चार्ज की तरह इस पोस्ट को नहीं दे सकते। अब इसी चीज़ को पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स पे अप्लाई करते हुए कोर्ट ने यही बोला कि यहाँ पर जो गोवा की स्टेट गवर्नमेंट थी उसने गलत किया, क्योंकि उसने लॉ सेक्रेटरी को ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। इस वजह से जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस है वो इलेक्शन प्रोसेस ही गलत है, एंड देयरफॉर रिस्पोंडेंट्स के फेवर में ही उन्होंने जजमेंट देते हुए जो हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको अपहोल्ड किया। क्योंकि हाई कोर्ट ने भी यही बोला था कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स जो हैं उनका वॉयलेशन हो रहा है, इस वजह से जो इलेक्शंस हैं ये गलत है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।